नमस्कार, स्वागत है सभी का फिर से। तो पिछली क्लास में हमने टेंस जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ा था। तो टेंस में अपन ने पढ़ लिया था कि टेंस वर्ब की फॉर्म है और कौन से टेंस के लिए कौन सी फॉर्म्स अपन वर्ब की यूज करते हैं। ठीक है, अपन ने ये पढ़ा था कि जहां जहां इंडेफिनिट आता है वहां फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होगी, जहां कंटिन्यूअस आता है वहां मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, जहां परफेक्ट आता है वहां थर्ड फॉर्म होगी और परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है वहां पे भी फोर्थ फॉर्म होगी। साथ में उनके ऐड हो जाती हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, बी की, हैव की और डू की फॉर्म्स। ठीक है, अब अपन टेंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं कौन से टेंस को? प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी डेफिनेटली। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला जो पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी टेंस को एक और नाम से अपन जानते हैं और वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत सारे बच्चे इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं, जबकि ऐसे बोलना या लिखना दोनों ही गलत है। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये इसका एक और नाम हो गया जो आपको ध्यान में रखना है ना। कभी भी प्रेजेंट सिंपल नहीं बोले, प्रेजेंट सिंपल गलत ही होता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात है इस टेंस में कौन से एक्शंस, भाई टेंस क्या है? वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म क्या करेगी? एक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस टेंस में कौन से एक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, पहले उससे पहले एक चीज और बात कर ले अपन कि ये जो टेंस होता है इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके? दो पार्ट होते हैं। इसका जो एक पार्ट है वो तो होता है आपका फंक्शनल। कौन सा होता है? फंक्शनल। और एक पार्ट होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव। अब आप कहेंगे हमने तो ये नाम ही पहली बार सुना है। तो पहली बार सुना है इसीलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं। देखो, फंक्शनल टेंस है वो आपका सीधा सीधा रिलेट करता है एक्शन से। ठीक है, जिसमें कोई एक्शन होता है, और ये रिलेट करता है आपका डिस्क्रिप्शन से। मैं आपको सीधा सीधा दो सेंटेंस में बात समझा दूं क्योंकि इसको अपन ज्यादा लंबा लेकर चलेंगे नहीं। ठीक, मैं यहाँ पे सीधे सीधे दो एग्जाम्पल लिख देता हूं। पहले मैं बात करूं एग्जाम्पल में, मान लो मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, ही ही टीचेस इंग्लिश। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। और फिर मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं, और ये सेंटेंस में इस बार लिख देता हूं, ही इज ए टीचर। ही इज ए टीचर। अब आप यहां से नोटिस करें कि दोनों सेंटेंसेज में से कौन से में काम हो रहा है, कौन से में काम हो रहा है। तो हम कहेंगे भाई इन दोनों में से काम ही कहां कर रहा है? इसमें कर रहा है। तो यानी ये वाला जो सेंटेंस है इसमें आपके एक्शन हो रहा है। ठीक, भाई इसमें मैं पूछूं ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, वह क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं कर रहा, वह तो पहले से ही एक टीचर है। इसका मतलब है इसमें जो ये ही वर्ड है ना, जो भी पर्सन है, इसका ये डिस्क्रिप्शन है। इसका ये क्या है? डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसका मतलब है इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, बल्कि एक सब्जेक्ट का वर्णन किया जा रहा है, एक पर्सन का वर्णन किया जा रहा है, बताया जा रहा है वो कौन है। जबकि इस सेंटेंस में ही क्या कर रहा है? पढ़ाने का काम कर रहा है, इंग्लिश पढ़ाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब आती नहीं है, वहां आती है हमेशा नॉन एक्शन वर्ब। कौन सी वर्ब आती है? नॉन एक्शन वर्ब। और ऊपर जो लिखा सेंटेंस है आपका, इसमें आपके एक्शन हो रहा है, इसका मतलब इसमें आ रही है एक एक्शन वर्ब। ठीक है, तो सीधी सीधी अपन बात करें तो जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो आपका कौन सा टेंस है भी? फंक्शनल टेंस। और जो डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है आपका कौन सा? डिस्क्रिप्टिव टेंस। यहां तक की बात अपनी क्लियर हो गई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अक्सर दो पार्ट होता है। ठीक है, एक फंक्शनल पार्ट होता है और एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। फंक्शनल पार्ट में एक्शन होता है, यानी जो टेंस आज तक हम पढ़ते सीखते आए हैं वो फंक्शनल है। और जो हमने नहीं सीखा, ऐसे सेंटेंस है जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, बस सब्जेक्ट का वर्णन होता है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट से कोई क्वेश्चन तो आता नहीं,
बस जानकारी के लिए चाहिए भाई, मैं आपसे जनरली पूछ लूं कि भाई इस सेंटेंस में कौन सा टेंस होगा। चलो मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं यहाँ पे, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं और ये सेंटेंस मैं आपसे पूछूं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। आपसे मैं पूछूं कि भाई इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो रहा है, तो आप कहेंगे इस कक्षा में सॉरी मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन बताया जा रहा है, कोई काम बताया जा रहा है? नहीं बताया जा रहा। इसमें तो वर्णन किया जा रहा है कि क्लास में बैठने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। तो इसका मतलब है ये डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है क्लास का। इसका डिस्क्रिप्शन है क्लास का, क्लास के स्टूडेंट्स का। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो एक्शन नहीं हो रहा तो जो आपकी वर्ब है वो कौन कैसी वर्ब कहलाएगी भी? नॉन एक्शन वर्ब कहलाएगी। और जिनमें नॉन एक्शन वर्ब आती है वो सारे आपके डिस्क्रिप्टिव टेंस के डिस्क्रिप्टिव पार्ट के सेंटेंसेस होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, या इसे बोल सकते हैं आप डिस्क्रिप्टिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट का होता है, इंडेफिनिट का ही भाग। जिसमें कोई एक्शन होता है वो आपका फंक्शनल है। ठीक है, तो अब हम बात करें आगे, तो हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? फंक्शनल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में, फंक्शनल के बारे में। तो अपने को मेनली कौन सा टेंस पढ़ना है यहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का फंक्शनल पार्ट पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फंक्शनल पार्ट पढ़ना है जिसमें एक्शन होता है। ठीक है, अब अपने को दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली तो ये है कि इस टेंस में कौन से एक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपन कह देंगे एक्शंस ऑफ इंडेफिनिट स्टेट। एक्शंस ऑफ इंडेफिनिट स्टेट यानी ऐसे एक्शंस जो इनडेफिनिट स्टेट में रहते हैं, यानी अनिश्चित अवस्था में है। या फिर आप कह सकते हैं रूटीन एक्शंस, या फिर आप क्या कह सकते हैं? रूटीन एक्शंस। भाई रेगुलर बेसिस पे जो चलने वाले एक्शंस हैं वही आपके इंडेफिनिट स्टेट वाले एक्शंस होते हैं। ठीक है, कब के एक्शंस की बात कर रहे हैं अपन? तो अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट के एक्शंस की। तो ये एक्शंस जो होंगे एक्शंस ऑफ इंडेफिनिट स्टेट या रूटीन एक्शंस, ये कब के हैं? तो हम कह देंगे भाई ये प्रेजेंट के हैं। प्रेजेंट टाइम के जितने भी रूटीन एक्शंस हैं, प्रेजेंट टाइम के जितने भी रूटीन या अनिश्चित अवस्था वाले एक्शंस हैं वो सारे फंक्शनल टेंस के थ्रू ही लिखे पढ़े जाते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इस टेंस की पहचान क्या है। देखो अपने को दो तीन जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखना है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसे अपन? पहचान। तो इस टेंस की पहचान क्या होती है? देखो पहचान वो होती है जो हर सेंटेंस में दिखाई दे। और इस टेंस की जो पहचान होती है आपकी, इस टेंस की जो पहचान होती है वो है आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यानी इस टेंस के हर सेंटेंस में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, साथ में उसके साथ एस या ईएस लगा हुआ मिलता है। एस ईएस कब जोड़ते हैं? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस ईएस कब जोड़ते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो कैसा रहता है? सिंगुलर। व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो क्लियर हो गई बात, इस टेंस की पहचान क्या है, उसमें एस यस कब ऐड होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अपने को मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब्स की भी जरूरत पड़ती है। तो अब बात करें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी है? इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एक हेल्पिंग वर्ब तो है आपकी डू और एक है आपकी डज। तो पहले अपन डज की बात कर लें फिर डू की बात कर लें। डज जो है वो अक्सर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज की जाती है। डज हेल्पिंग वर्ब कैसे सब्जेक्ट्स के साथ आती है भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज की जाती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी हेल्पिंग वर्ब है आपकी डू। ये कैसे सब्जेक्ट्स के साथ आती है? तो अपन कह देंगे भाई विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ अक्सर डू का यूज किया जाता है। पहली बात।
दूसरा पॉइंट है इन डू और डज के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। डू और डज के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। दो इंपॉर्टेंट बातें क्या याद रखनी है, वो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यह है कि डू या डज का यूज कभी भी एफर्मेटिव सेंटेंसेज में नहीं किया जाता। इसका मतलब ये हो गया कि ये नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेज बनते हैं उनमें डू डज आएंगे, फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, तो अपन पहला पॉइंट तो ये लिख देते हैं कि डू और डज, देखो ये बीच में ऑब्लिक लगा ना, इसका मतलब और है, एक ही हो गया। जैसे ही दो सब्जेक्ट और से जुड़ते हैं तो वर्ब उनके साथ सिंगुलर आती है। तो डू और डज isn't used in affirmative sentences। पहला पॉइंट तो याद ये रखना है कि डू डज का यूज कभी भी एफर्मेटिव सेंटेंसेज में नहीं किया जाता है। अब आप में से कोई पूछ ले कि साहब कर दें तो क्या होगा, है ना। यदि डू डज का यूज कर देते हैं हम किसी एफर्मेटिव सेंटेंस में तो वो सेंटेंस इम्फेटिक बन जाता है। कैसा बन जाता है? इम्फेटिक। तो मैं ये भी आपको ब्रैकेट में लिख दूं, if do or does is used in affirmative, if do or does is used in affirmative, यदि किसी एफर्मेटिव सेंटेंस में आप डू डज का यूज कर देते हैं तो इट बिकम्स इम्फेटिक। तो ये कैसा बन जाता है भाई? इम्फेटिक बन जाता है। ठीक है, अब इम्फेटिक में और एसर्टिव में क्या फर्क होता है वो थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक सेंटेंस लिख के पूछूं, मान लो मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं यहां पे, आई स्टडी इन 10th क्लास। ठीक है, ये किसी छोटे बच्चे के लिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि वो कहता है कि भाई मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन मानता ही नहीं कि इतना छोटा सा बच्चा 10वीं में कैसे हो सकता है। तो फिर वो अपनी बात को फोर्स दे के कहेगा, वो जोर दे के कहेगा कि मैं 10वीं में ही पढ़ता हूं। तो आई डू स्टडी इन 10th क्लास। अब अगले ने डू का यूज कर दिया। अब देखो, आप देख पा रहे हैं ये सेंटेंस एसर्टिव है, एफर्मेटिव है, सॉरी। कैसा सेंटेंस है? ये वाला सेंटेंस आपका एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव में डू डज का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने कर दिया। करते ही ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा आपका? इम्फेटिक बन जाएगा। और इम्फेटिक का मतलब होता है अब ये जोर देकर अपनी बात को कह रहा है कि मैं 10वीं कक्षा में ही पढ़ता हूं, और इसका मतलब है सामान्यतः मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि डू डज का यूज है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में जनरली नहीं करते, लेकिन यदि कर देते हैं तो वो सेंटेंस कैसा बन जाता है? इम्फेटिक। यानी अपनी बात को जोर देकर कभी कहना हो तो आप इम्फेटिक सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात अपनी? पहला पॉइंट अपना क्लियर। दूसरा, डू डज के बारे में क्या याद रखना है कि जैसे ही सेंटेंस में डू या डज आते हैं तो आपके मेन वर्ब का जो एस यस है वो हट जाता है। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि एस यस पहले से लगा हुआ हो और हम नेगेटिव बना रहे हूं, डू डज का यूज कर रहे हो, तो वो एस यस हमें हटाना पड़ेगा। तो हम एक दूसरा पॉइंट इसके बारे में ये लिख सकते हैं। चलो, दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि डू और डज के साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। विद डू और डज यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। आप डू और डज के साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी आप उसके साथ एस यस ऐड नहीं करेंगे। तो ये दो बातें आपको यूज ध्यान में रखनी है डू और डज के बारे में। तो यहां तक की बात अपनी क्लियर हो गई कि अपने पास ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका यूज एफर्मेटिव में जनरली नहीं करना है, करते हैं तो वो सेंटेंस इम्फेटिक बन जाएगा। डू डज के साथ आने वाली मेन वर्ब में कभी एस यस नहीं लगेगा, ये कॉमन सी बात है। अब आते हैं अपन सेंटेंसेस पे कि भाई हमें सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और सेंटेंस अपन बेसिकली चार टाइप के बनाते हैं। एक एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं अपन, एफर्मेटिव। ठीक है, दूसरा अपन सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव, तीसरा बनाते हैं इंटेरोगेटिव, चौथा बनाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूं
आयरन fascinates आयरन fascinates मैग्नेट। ये अपना पहला सेंटेंस है जो अपन ने बनाया है। लोहा चुंबक को आकर्षित करता है, या उल्टा लिख दें इसको, चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। दोनों एक ही बात है वैसे तो, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलो अपन ऐसे लिख देते हैं, मैग्नेट फैसिनेट्स आयरन। ठीक है, क्योंकि चुंबक में अट्रैक्शन के गुण होते हैं। तो मैग्नेट फैसिनेट्स आयरन, चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। ये अपना एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, इस सेंटेंस में अपन ने तीन चीजें लिखी है। देखो, जनरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि एक सामान्य सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए और एडवर्बियल चाहिए। अपन ने 7 स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो इसका मतलब सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट लाना है, फिर वर्ब लानी है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है। वर्ब भी अपने पास दो रहती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और हम जानते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, डू और डज वो नहीं लगाते, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आ गया। ऑब्जेक्ट कौन है? आयरन। तो इसी क्रम में हमेशा हमें सेंटेंस बनाना होता है। तो ये तो हो गया एफर्मेटिव। अब मुझे कोई कहे कि नहीं नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा इसका? तो अब अपने को बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। इसी सेंटेंस को यदि मैं नेगेटिव बनाता हूं, हालांकि नेगेटिव नहीं लिखना चाहिए, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि चुंबक लोहे को आकर्षित ना करे, है ना। चलो इसकी जगह दूसरा सेंटेंस लिख लें, क्योंकि ये तो इलॉजिकल बात हो जाएगी। तो अपन लिख लेते हैं इसकी जगह पे एक और नया सेंटेंस। मान लो मैं कहूं, मान लो मैंने कहा ही डजंट प्ले इन द मॉर्निंग। मैंने कहा कि वह सुबह नहीं खेलता है। तो मैं रूटीन एक्शन की बात कर रहा हूं। ये जो है ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरह से। तो इस सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट यूज किया है, फिर वर्ब यूज की है, और वर्ब भी पहले अपने हेल्पिंग वर्ब यूज किए, फिर मेन वर्ब यूज किए, और लास्ट में ये जो आ रहा है ये आपका एडवर्बियल है। तो यानी यही क्रम अपन फॉलो कर रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है नहीं। नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब में नोट जोड़ना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नोट कहां जोड़े सेंटेंस में? तो अक्सर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब में अपने को नोट जोड़ना है। ठीक है, ये बातें बिल्कुल अपन बेसिक से सीख रहे हैं। जिनको आ रही है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रही तो एक बार रिपीट हो जाएंगी। ये दोनों सेंटेंसेस जो होते हैं इनका एक और नाम रहता है, वो है एसर्टिव सेंटेंस। क्या नाम है भाई? एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, दोनों को मिलाकर के आप एसर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही कैसे सेंटेंसेज हैं? एसर्टिव। तो यदि कोई एसर्टिव सेंटेंस बोले तो समझ जाओ वो एफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब तीसरा सेंटेंस अपन बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी कहां आ जाती है? पहले। ठीक है, और नोट उसमें लगता नहीं है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब मान लो इसी का इंटेरोगेटिव बना दें हम, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? डज। डज शुरू में आ गया, ही इसके बाद चला जाएगा। नोट अपने को लगाना ही नहीं है, नोट अपने को लगाना नहीं है, आगे आ जाएगा प्ले इन द मॉर्निंग। ठीक, इंटेरोगेटिव के लास्ट में अक्सर क्वेश्चन मार्क अपने को लगाना होता है। ये बन गया इंटेरोगेटिव। मुझे कोई पूछे कि इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ, तो अपन बना लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यानी इस बार अपने को इंटेरोगेटिव तो बनाना ही है, साथ में उसमें नोट भी ऐड करना है। तो अब यदि अपने को यही सेंटेंस वापस लिखना पड़े, अपन कैसे लिखेंगे भी? डज शुरू में आ जाएगा, ई आई गया, नोट जहां था वहीं छोड़ देंगे। तो नोट यही था, यही छोड़ा था पिछली बार अपन ने यहां से। इसका मतलब है आगे का सेंटेंस सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज है नहीं। तो ये बन गया प्ले इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह से अपने को सेंटेंस बनाने हैं हर टेंस में। अब मुझे यदि सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस का टेंस चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं और कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, केवल जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है वहां हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कोई और फॉर्म लिख दूंगा।
जहां डू डज लिखा है वहां कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब लिख दूंगा और मेन वर्ब की फॉर्म बदल दूंगा। ऐसा करते ही क्या बदल जाएगा, टेंस बदल जाएगा। ठीक है, तो जो सेंटेंस बनाने के पैटर्न है वो हमेशा यही रहेंगे, हर टेंस में ये सेम ही तरीका रहेगा। अब अपने को पता होना चाहिए कि अपन जनरली 4 टाइप के सेंटेंसेस टेंस में बनाते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव जो होते हैं, ये जो इंट्रोगेटिव हैं ये 2 टाइप के हैं। एक ऐसे होते हैं जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और एक ऐसे प्रश्न होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, सपोज दैट मैं इससे प्रश्न बनाता हूं, मैंने कहा हु डजंट प्ले इन द मॉर्निंग, ही डजंट प्ले इन द मॉर्निंग, वह सुबह नहीं खेलता है। डज ही प्ले इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह खेलता है। ठीक है, अब मैं इससे प्रश्न बनाऊं तो मैं एक तो बना सकता हूं कि वह सुबह क्या खेलता है, तो मैं यहां पे व्हाट लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं डज व्हाट डज ही प्ले, व्हाट डज ही प्ले इन द मॉर्निंग, वह सुबह क्या खेलता है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस ये डज ही प्ले इन द मॉर्निंग, सेम अपन ने वही लिख दिया। क्या खेलता है, क्या के लिए अलग से वर्ड जोड़ दिया, व्हाट। तो आप WH वर्ड से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आप कभी हु से प्रश्न बनाते हैं तो हु के साथ में डू डज डिड का यूज नहीं होता, तो फिर आप प्रश्न कैसे बनाएं। डू डज नहीं आएगा तो अपने को पता है कि प्ले जो है इसके साथ में एस लगेगा, भाई एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, पर ही की जगह पर ने क्या लिख दिया, हु लिख दिया। तो हु प्लेज इन द मॉर्निंग, सुबह कौन खेलता है, ऐसे प्रश्न बन जाएगा। तो यदि आप हु से प्रश्न बना रहे हैं इंडेफिनिट टेंस में तो डू डज का यूज नहीं होता, डिड का यूज नहीं होता, सीधी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस। बाकी किसी भी वर्ड से बना रहे हैं तो पहले वो WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इसी तरह चलेंगे। तो ये तो एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया जो अपन हर टेंस में रेगुलर देखेंगे नहीं, सीधा सेंटेंस लिखेंगे। एक ही स्ट्रक्चर है पूरे इंग्लिश में, यही चलता है, इसी को अपने को फॉलो करना है। क्लियर हो गई बात, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्या मीनिंग निकलता है। तो जो इंडेफिनिट स्टेट में रहते हैं उनका मीनिंग जब भी निकालेंगे तो लास्ट में ता ती ते ऐसे साउंड अपने को सुनाई देती है। क्लियर, अब चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आता है कि कौन से टेंस का यूज कब करते हैं, यानी टेंस के यूजेस। सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो यही है, और वो है आपके यूजेस। किस टेंस का यूज कब करना है। अच्छा, टेंस का यूज करने का मतलब, टेंस का यूज करने का मतलब है उस टेंस की जो वर्ब है उसका यूज करना। ठीक, तो मान लो मैं कहूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, तो आप कहेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। नेगेटिव बनाना है तो डू डज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज के साथ नोट जुड़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब टेंस का यूज करने का मतलब है वर्ब का यूज करना, वर्ब की फॉर्म का यूज करना। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब किया जाएगा, कहां कहां किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, देखो ये पूरी थ्योरी ना लिखवाकर अपन शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है विद मॉडल्स, विद मॉडल्स एंड इंफिनिटिव टू, एंड इंफिनिटिव टू। एक तो मॉडल्स के साथ और एक इंफिनिटिव टू के साथ हमेशा कौन सा टेंस आता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इंफिनिटिव टू के साथ और मॉडल्स के साथ आने वाली मेन वर्ब में कभी एस यस नहीं लगता, बस अकेली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब पहले तो अपन जान लेते हैं कि मॉडल्स अपने पास कौन कौन से हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि अपने पास मॉडल्स कौन कौन से हैं। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे जानते हैं, फिर भी नहीं जानते हैं तो अपन एक बार सारे मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मॉडल्स हैं आपके कैन, कुड, मे का पास्ट बन जाता है माइट, ऐसे ही सेल, सेल का आपका बन जाता है शुड, ऐसे ही आपका आ जाता है मॉडल विल,
विल का आपका बन जाता है वुड। ऐसे एक मॉडल है मस्ट, ऐसे एक मॉडल है ought to, ought to। ऐसे एक मॉडल है नीड या नीडंट, दोनों आ सकते हैं, नीड या नीडंट। ऐसे एक मॉडल है डेयर या डेरंट, और ऐसे एक मॉडल है यूज्ड टू। ठीक है, इन मॉडल्स के जस्ट बाद कभी भी आपको वर्ब पूछी जाए कौन सी फॉर्म आएगी, तो फिक्स है कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर बात। बात करते हैं दूसरी अपने टू की। किसकी बात कर ले, टू की। ये जो टू होता है ये इंग्लिश में दो काम करता है। कितने काम करता है, दो। एक तो टू काम करता है आपका प्रेपोजिशन का। किसका काम करता है, प्रेपोजिशन का। और दूसरा टू काम करता है इन्फिनेटिव का, इन्फिनेटिव का। क्लियर। याद रखिए जब भी टू नाउन्स को जोड़ता है या नाउन और किसी एडजेक्टिव को जोड़ता है, एडवर्ब को जोड़ता है ना, या यूं कह दूं मैं, नाउन्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इनको आपस में जोड़ने का काम जब भी करता है टू, तो वो टू जो है वो आपका हमेशा प्रेपोजिशन का काम करेगा। नाउन को जोड़ रहा है या एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स, यानी ये वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको यदि जोड़ने का काम कर रहा है एक दूसरे के साथ में, तो वो टू है आपका प्रेपोजिशन। लेकिन यदि जो टू है वो वर्ब्स को जोड़ने का काम करता है तो वो आपका हमेशा बन जाता है इन्फिनेटिव। क्लियर हो गई बात। तो यहां से एक महत्वपूर्ण बात आ गई कि टू कब प्रेपोजिशन होता है और कब इन्फिनेटिव होता है। तो जब ये दो वर्ब्स को जोड़ता है तब इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का काम करेगा तभी इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फोर्थ फॉर्म। अदरवाइज इसके साथ फोर्थ फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोनों टाइप की, जिनमें मॉडल्स आ रहे हैं, जिनमें इन्फिनेटिव टू आ रहा है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, एवरीवन एवरीवन मस्ट फॉलो, एवरीवन मस्ट, यहां पे आपको ब्लैंक दे दिया गया, द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स। आपको ये पूछे कि भाई इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब फिल करें आप, ऑप्शंस आपको दे दिए गए। ए ऑप्शन दे दिया आपको फॉलोड, बी ऑप्शन है वो आपको दे दिया फॉलो, सी ऑप्शन आपको दे दिया फॉलोज, और डी ऑप्शन आपको दे दिया फॉलोइंग। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमें पता है कि सेंटेंस में जब ब्लैंक दिया उससे पहले मस्ट है, मस्ट मॉडल है, और मॉडल के साथ ऑलवेज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखो ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये हट गया ऑप्शन। इसमें एस लगा हुआ है, मॉडल के साथ आने वाली मेन वर्ब में कभी एस यस नहीं लगता, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। मॉडल सब्जेक्ट के प्रभाव को खत्म कर देता है, तो ये भी नहीं आएगी। आईएनजी फॉर्म तो अपने को लिखनी नहीं है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, फॉलो। तो एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। कोई भी मॉडल आए, मॉडल के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। मैं एक मॉडल का सेंटेंस दूसरे तरीके से भी लिख देता हूं आपके सामने, कि आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में लिख दूं यहां पे, नीड ही नाउ। आपसे मैं पूछूं कि इस सेंटेंस में आपको वर्ब चूज करनी है। आपके पास एक ऑप्शन है गोज, एक ऑप्शन मान लो दे दिया गया गो, एक ऑप्शन दे दिया गया वेंट, और एक ऑप्शन आपको दे दिया गया गोइंग। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें क्या वर्ब फिल करेगी, तो आप कहोगे कि इस बार ब्लैंक के पहले तो मॉडल नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इस सेंटेंस में मॉडल है वो सेंटेंस में शुरू में दे दिया गया, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो मॉडल्स कहां चले जाते हैं। मॉडल एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब अक्सर पहले चली जाती है, तो आपको यहां दे दिया है मॉडल। और अब आपको जब भी वर्ब चूज करनी है तो इसी को देख के करनी है।
तो इसका मतलब ये फिक्स नहीं है कि मॉडल हमेशा ब्लैंक के पहले ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। मॉडल शुरू में भी आ सकता है सेंटेंस के, लेकिन मॉडल के साथ जब भी सेंटेंस में आपको वर्ब यूज करनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई एस यस नहीं लगेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हट गया। सेकंड फॉर्म आनी नहीं है, गोइंग आना नहीं है, आंसर हो गया गो। तो मॉडल वाला पॉइंट तो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इन्फिनेटिव टू वाले पॉइंट पे। मैं एक सेंटेंस दे दूं क्वेश्चन के तौर पे, रोहित wants रोहित wants to with you। अब आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब चूज करें। मान लो कि आपके पास ऑप्शंस दे दिए गए, एक दे दिया प्ले, एक ऑप्शन दे दिया प्लेड, एक ऑप्शन दे दिया आपका प्लेइंग, एक ऑप्शन दे दिया आपका प्लेइंग, और एक ऑप्शन आपको दे दिया प्लेज। आपसे ये पूछे कि इसमें कौन सी वर्ब यूज करें, तो हमने देखा कि यहाँ पे टू तो दे रखा है, और कई बच्चे रट के जाते हैं कि भाई टू देखते ही उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। पहले आप चेक करें कि ये टू प्रेपोजिशन है या इन्फिनेटिव है। तो टू के पहले क्या आ रहा है, तो टू के पहले एक वर्ब आ रही है। अच्छा, बाद में क्या लिखनी है, टू के बाद भी एक वर्ब लिखनी। इसका मतलब टू वर्ब्स को जोड़ने का काम कर रहा है। और मैंने अभी अभी बताया है कि टू जब भी वर्ब्स को जोड़ने का काम करेगा तो ये इन्फिनेटिव बन जाएगा। और यदि ये इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म कौन से ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि टू प्रेपोजिशन का भी काम करता है। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये प्रेपोजिशन है या इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव का तो पता चल गया, ये वर्ब्स को जोड़ेगा तो इन्फिनेटिव है। ठीक है। दूसरा, कभी कभी ये पर्पज को बताने के लिए यूज होता है, तभी ये इन्फिनेटिव का काम करता है। अब अपन कुछ नए सेंटेंसेस ले लेते हैं, दूसरे सेंटेंस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दूं, मैं एक सेंटेंस दे दूं, आई एम यूज्ड टू आउटसाइड। आपको इस सेंटेंस में वर्ब चूज करनी है। ऑप्शंस हैं आपके पास प्लाई, बी ऑप्शन है आपके पास प्लाइड, सी ऑप्शन है आपके पास प्लेइंग, और डी ऑप्शन है आपके पास प्लेज। अब अपने को कोई पूछे कि भाई अब क्या वर्ब आएगी, तो हमने तो वही टू देख लिया, यहां भी था, लेकिन इस बार टू किसको जोड़ रहा है। तो देखो टू के पहले यूज्ड दे रखा है। अब आप कहोगे अभी सर आपने तो बताया था यूज्ड टू एक मॉडल है। बिल्कुल मॉडल है। आपको ये याद रखना है कि ये यूज्ड टू जो है ये मॉडल का काम करता है। यदि ये मॉडल का काम करता है तो इसके पहले और कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। इसके पहले और कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडल खुद ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और यहां पे आप नोटिस कर रहे हैं कि इस मॉडल के पहले भी एक हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, कौन सी, एम। तो इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं थी। तो ये समझ जाएं कि यूज्ड टू के पहले यदि इज आर एम वोज वर नहीं आते हैं, यूज्ड टू अकेला ही आता है सब्जेक्ट के बाद में, तब तो वो मॉडल है। और यदि मॉडल का काम करेगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आप नोटिस कर रहे हैं कि इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब और लगी हुई है। तो यहां पे जो यूज्ड है ना, ये वाला जो यूज्ड है इस सेंटेंस में, मैं इधर लिख देता हूं, यूज्ड जो है वो आपका एक एडजेक्टिव है। वो क्या है, एडजेक्टिव। यदि ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब अब ये एडजेक्टिव को जोड़ रहा है किसके साथ, तो एडजेक्टिव नाउन के साथ जुड़ सकता है। किसके साथ जुड़ता है, नाउन के साथ। तो इससे ये समझ में आ गया कि यदि ये वर्ब्स को नहीं जोड़ रहा है तो ये टू आपका इंफिनिटिव नहीं है, ये आपका एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद में ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लिश में प्रेपोजिशन के बाद में दो ही चीजें लिखी जा सकती हैं। इंग्लिश में प्रेपोजिशन के बाद दो ही चीजें लिखी जा सकती हैं, या तो नाउन लिखा जा सकता है या फिर प्रेनाउन लिखा जा सकता है। या तो नाउन लिखा जा सकता है प्रेपोजिशन के बाद, या फिर क्या लिखा जा सकता है, आपका प्रेनाउन लिखा जा सकता है।
तो प्रोनाउन तो आपके ऑप्शंस में है नहीं, प्रोनाउन तो हट गया। आपके पास तो वर्ब है ऑप्शन में, और किसी वर्ब को यदि नाउन बनाना हो, किसी वर्ब को नाउन बनाना हो तो उसकी आईएनजी फॉर्म अकेले यूज कर लो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। तो इसका मतलब है इस बार जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। और जब भी कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है, जैसे फिलहाल ये प्लेइंग करेगा, तो उसे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरंड। क्लियर हो गई बात? तो टू को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इन्फिनिटिव है या प्रेपोजिशन? तो जब भी टू दो वर्ब्स को जोड़ेगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा। जब टू एडजेक्टिव को किसी दूसरे नाउन के साथ या किसी नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ेगा, तो ये प्रेपोजिशन बन जाएगा। प्रेपोजिशन के बाद में अक्सर दो ही चीजें आ सकती हैं, नाउन या प्रोनाउन। या तो प्रोनाउन दिया हुआ मिल जाए, प्रोनाउन नहीं है तो नाउन आए। नाउन भी नहीं दिया हुआ है, आपको वर्ब दे रखी है, तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है? आईएनजी फॉर्म। वो नाउन का काम करेगी और उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? जीरंड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज्ड टू हमेशा मॉडल का काम नहीं करता। यूज्ड टू के पहले यदि कभी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो समझो यूज्ड एक एडजेक्टिव है, और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट यूज्ड टू आ रहा है, तो समझ जाओ वो मॉडल है। अब मैं यहां पे एक सेंटेंस आपको क्वेश्चन के तौर पे यही समझाने के लिए फिर से दे दूं। जैसे मैं कह दूं, he used to the temple, he used to, फिर आगे मैंने दे दिया टू द टेम्पल डेली, टेम्पल डेली। अब आपसे मैं यदि पूछूं कि इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब आएगी, आपके पास मैं ऑप्शंस भी छोड़ देता हूं कि ऑप्शन ए आपके पास गो है, ऑप्शन बी आपके पास गोइंग है। दोनों में से कौन सी वर्ब यूज करें? तो इस बार आप नोटिस करेंगे कि सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद में सीधा ही यूज्ड टू आ रहा है। क्या यूज्ड टू के पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। नहीं है, इसका मतलब ये यूज्ड टू खुद क्या है? मॉडल है। और मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो आप तुरंत बता देंगे आपका आंसर कौन सा आ गया? गो। तो ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। और ये पॉइंट ये रहा है कि आप मॉडल्स और इन्फिनेटिव टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस टेंस के सभी पॉइंट्स कहाँ कहाँ इस टेंस का बेसिकली अपन यूज कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ में। उम्मीद है ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और समझ में भी आई होंगी। फिर भी किसी को क्वेरी रहती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।